तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि G-Shock क्या होता है, G-Shock में कैसे अप्लाई किया जा सकता है और G-Shock का हम लोग जब कंप्लीट करते हैं तो क्या क्या हम लोगों को प्राइजेस मिलते हैं और इसको करने के क्या क्या फायदे होते हैं। कुल मिलाकर G-Shock जिसको कहते हैं गूगल समर ऑफ कोड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस इतना ही बोलूंगा। और इस वीडियो को बस लास्ट तक देखो, प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा और थ्योरिकल भी समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे वहां पे कंपनीज को अप्रोच करना है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो G-Shock से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो होने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और समझते हैं कि G-Shock होता क्या है। अब बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है G-Shock, G मतलब गूगल, S मतलब समर ऑफ कोड, ठीक है, गूगल समर ऑफ कोड। अब ये होता क्या है कि गूगल एक मेंटरशिप प्रोग्राम कराता है जहां पर हमारी कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो ओपन सोर्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं एक तरीके से कमा रही होती हैं। लाइक आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे यूज करते हो कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर जो कि आपको खरीदने नहीं पड़ते, फ्री में होते हैं। लाइक आपका कंप्यूटर के अंदर OBS स्टूडियो हो गया, ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर हो गया, ऑडासिटी करके एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लोग अपनी आइडियो को एडिट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक आपका Django हो गया, फ्रेमवर्क्स भी जो होती हैं, ये सब खुद जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कोई प्रॉफिट नहीं है, नॉन एक तरीके से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं या फिर ओपन सोर्स हैं। इनका कोड भी हम लोग देख सकते हैं आपके गिटहब के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं और यहाँ पे रजिस्टर्ड करती हैं गूगल समर ऑफ कोड में। अब देखो एक तरफ ऑर्गेनाइजेशंस है और एक तरफ हम स्टूडेंट्स हैं जिनको कोड करना होता है, तो दोनों लोग रजिस्टर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो गूगल ने क्या किया कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम कराया, यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम कराया, उसमें एक तरफ ऑर्गेनाइजेशंस आई, एक तरफ स्टूडेंट आए। स्टूडेंट ने क्या किया कि इनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक VLC मीडिया प्लेयर हो गया, फिर ऑडासिटी हो गया, जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें हम लोग कोड करते हैं और वो कोड एक तरीके से फ्री होता है, उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उनके लिए और उसके बदले गूगल हमको कुछ प्राइस देता है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये गूगल समर ऑफ कोड आपका 3 महीने का प्रोग्राम होता है, मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर हम लोग रजिस्टर्ड कर लेते हैं। रजिस्टर्ड करने के बाद में हम लोग को 3 महीने के लिए आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अप्लाई करते हो, जिस भी आपने ऑर्गेनाइजेशन से अप्लाई किया, मान लो मैंने VLC के अंदर किया, VLC मीडिया प्लेयर जो होता है, तो यहाँ पे आपको एक मेंटर दिया जाएगा। अब मेंटर कौन होता है? मेंटर एक तरीके से आपका गाइडेंस करने वाला एक आपका फ्रेंड होता है या फिर गुरु होता है जो आपको राह दिखाएगा कि किस तरीके आपको कोड करना है। आपके कोड में अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आपके कोड को चेक करेगा, आपको कुल मिला के वो गाइडेंस करेगा। तो गूगल समर ऑफ कोड एक इवेंट है या फिर एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पर आपकी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं और हम स्टूडेंट्स आते हैं, दोनों लोग रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्टर्ड करने के बाद में हम लोग 3 महीने इनके साथ काम करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और वहां पर कोड करते हैं, फ्रीली कोड करते हैं। उनके सॉफ्टवेयर के जो कोड होते हैं वो अवेलेबल होते हैं टर्मक्स के अंदर, सॉरी टर्मक्स बोल रहा हूँ, गिटहब के अंदर आपके अवेलेबल होते हैं और गिटहब के अंदर हम लोग कोड को अपना वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ वैल्यू देते हैं और वहाँ पे ये एक तरीके का प्रोग्राम है। अब बात ये है कि ये 3 महीने का प्रोग्राम होता है, तो इन 3 महीने में क्या क्या हम लोग को करना पड़ेगा, तो वो कंपनी डिसाइड करेगी, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि उसके सॉफ्टवेयर में आपको क्या करना है। हो सकता है कोई बग आपको फिक्स करना हो, ठीक है, या फिर कोई हो सकता है एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना हो, ठीक है, एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना हो, या फिर उसके UI में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर UI डिजाइन अच्छी करनी हो, पहले से बेटर बनानी हो, तो वो कुछ भी हो सकता है, बस आपको कोड करना पड़ेगा। और ये समर के मंथ में होता है, इसलिए इसको G-Shock गूगल समर ऑफ कोड बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जहां पर स्टूडेंट्स की हेल्प भी होती है, उसके बदले गूगल एक इनको स्टिपेंड भी देता है, एक अमाउंट भी देता है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ पे जो आपकी कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन, इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, इनके सॉफ्टवेयर और ज़्यादा बेटर बनते जाते हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम में हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 महीने मिलकर काम करते हैं और ये बहुत ही बढ़िया है, हर साल गूगल अपनी तरफ से ये कराता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे कि हम लोग को ये पता चल गया G-Shock होता क्या है, फिर ये है कि G-Shock कब अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो G-Shock जो होता है, सबसे पहले जब इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो ये जनवरी में स्टार्टिंग हो जाती है, या फिर जनवरी से पहले ही अनाउंसमेंट हो जाती है कि जनवरी से स्टार्टिंग होगी। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये जितनी भी हैं वो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा गूगल के अंदर, तो उस समय आपको लेना देना नहीं है। जितनी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं लाइक VLC हो गई या फिर जितनी भी OBS हो गई, ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो हो गई, ठीक है, तो वो सारी रजिस्ट्रेशन करने लगती है गूगल समर ऑफ कोड में, मतलब उस मेंटरशिप प्रोग्राम में।
फिर मार्च में हम लोगों को करना होता है, ठीक है। मार्च का मंथ जब आता है तो 1 मार्च से स्टार्टिंग हो जाती है, और कभी कदार डेट आगे पीछे होती है तो वो गूगल हम लोग को बताता रहता है अपने ब्लॉग के माध्यम से, वो आगे मैं बता दूंगा कहाँ पर अनाउंसमेंट होती है। तो यहाँ पे मार्च के मंथ से हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद में उसके बाद में पूरा वो रोड मैप देते हैं कि इस टाइम पे आपको ये काम करना है। अप्लाई करने के बाद कोई एक हमको ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी होती, बहुत सारी होती है, ठीक है। तो हमने कहा मान लो हम ओबीएस के साथ काम करना चाहते हैं या फिर वीएलसी के साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर ये लोग बताएंगे कि क्या क्या करना होगा इन 3 मंथ्स में, और आपको इन 3 मंथ्स में इनके क्या सिस्टम में सुधार करना है, क्या नहीं करना है, वो सब बताएंगे। और एक मेंटर भी साथ में दिया जाएगा, वो आपकी हेल्प करता रहेगा, जहां पर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेंटर आपकी सहायता करेगा। तो कुल मिलाकर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गूगल समर ऑफ कोड अप्लाई मतलब हम लोग कब करेंगे, तो मार्च में, पर स्टार्टिंग जनवरी से होती है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस की रजिस्ट्रेशन होती है वो जनवरी से हो जाती है, ठीक है। और मार्च से हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल ओपन हो जाता है, आपको मार्च के मंथ से वहाँ पे चेकआउट करने रहना है, ठीक है। तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि कब से क्या हो रहा है, सब चीज़ें लाइव अभी प्रैक्टिकल हम लोग समझने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि देखो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है। मैं उतनी देर से बोल रहा हूँ कि जो GSOC होता है ये आपके जो ओपन ऑर्गेनाइजेशन, ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें हम लोग कोड करते हैं, तो इन कोड को ही बोलते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। कुल मिलाकर अगर बोला जाए कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका एक बहुत बड़ा कोड बेस होता है। मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, VLC मान लो है, VLC मीडिया प्लेयर है, तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास बहुत बड़ा अपना खुद का कोड होता है, कोड बेस होता है, ठीक है। इस कोड बेस के अंदर जब हम अपना कोई कोड लिखते हैं, भले वो किसी बग को फिक्स करने के लिए लिखें या कोई नया फीचर ऐड करने के लिए लिखें या फिर यूआई यूजर इंटरफेस में कोई सुधार करने के लिए लिखें, कुछ भी हम लोग कोड लिखकर वैल्यू ऐड करते हैं, मतलब इनके कोड बेस में अपना कोड लिख के कोई वैल्यू ऐड करते हैं, मतलब कुछ भी हम लोग उससे प्रॉफिट देते हैं उनको, ठीक है। तो वो होता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि इनका कोड फ्रीली अवेलेबल होता है, आप गिटअप पे इनके कोड को देख सकते हो और इनके कोड में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ये आप इनके सॉफ्टवेयर पैसे नहीं मांगते, फ्रीली आप इन सॉफ्टवेयर को यूज भी कर सकते हो और इनमें अपना कोड इससे करके योगदान भी दे सकते हो। ये इसी तरीके रन करते हैं, इनमें जितने भी फीचर्स होते हैं वो हम ही लोग धीरे धीरे डालते रहते हैं। तो ये ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन यही कहलाता है कि जहां पर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बड़ा कोड बेस है, उस कोड बेस में हम अपना कोड लिखें और अपने कोड से कोई वैल्यू ऐड करें, वो भी फ्रीली, बिल्कुल, ठीक है। तो वो होता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। ये क्या है कि ये जरूरी नहीं कि आप गूगल समर ऑफ कोड में ही करेंगे, आपको अलग से भी बहुत सारी कंपनीज के लिए आपको मिल जाएगा जो फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स अवेलेबल है, उनमें आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते रहा करिए। इससे होता क्या है कि आपकी कोडिंग हैबिट दिन प्रतिदिन अच्छी होती चली जाती है और आपका रिज्यूमे भी बहुत तगड़ा बनता जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर GSOC। GSOC के लिए क्या चीज आवश्यक है कि हमारे पास होनी चाहिए। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि अगर आप GSOC कर रहे हो, मतलब गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुल मिला के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो आपकी जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, C++ हो सकती है या फिर कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई फ्रेमवर्क हो सकती है। उसमें आपको थोड़ा सा DSA, मतलब मैं कहूँ ये नहीं कहूँगा कि आप मास्टरी करे हो, पर थोड़ा लिटिल चीज़ें कुछ तो आपको मालूम होनी चाहिए DSA की, तो थोड़ा DSA आना चाहिए और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है, कोई एक, या फिर कोई एक टेक्नोलॉजी में आपकी पकड़ होनी चाहिए, लाइक आपका वेब, ठीक है। वेब टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, आपका HTML आता है, ठीक है, HTML के बाद आपका CSS आता है, CSS के बाद क्या क्या आता है, जावास्क्रिप्ट आती है, ठीक है। और बैकएंड में जाए तो बैकएंड में आपका PHP बहुत सी डिमांड करती है, ठीक है, PHP और MySQL, और MySQL के बाद में यहाँ पे आपका Node.js, React.js, ये फ्रेमवर्क्स भी मांगी जाती हैं। तो ये कोई आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। और मान लो टेक्नोलॉजी में वेब की जगह अगर ऐप में जाएं तो ऐप में आपको जावा या कॉटलिन एक आनी चाहिए, ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा आपको ऐप डेवलपमेंट में नॉलेज होनी चाहिए। तो कुल मिला के वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है। और या फिर आप आजकल बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग, AI ये सब फेमस हो गया, तो इनमें आपकी अगर अच्छी पकड़ है तब भी अच्छा है कि मान लो हम चौथे नंबर पे AI ML रख सकते हैं। ऐसे कोई अगर प्रोजेक्ट आते हैं AI ML वाले तो हम लोग उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर पाँचवें में आपका आजकल ब्लॉकचेन भी चल रहा है, तो अगर आपको ब्लॉकचेन आती है तो उसके भी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है।
तो कुल मिला के एक चीज़ में अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। और इनको भी करने के लिए मान लो AI ML कर रहे हो तो आपको पाइथन आनी चाहिए। तो कुल मिला के अगर कहें तो एक लैंग्वेज और उसका DSA थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। तो ये है रिक्वायरमेंट पहली। अब दूसरी रिक्वायरमेंट समझो, दूसरी में मैं आपको बताऊं कि आपको गिट एंड गिटअप का यूज़ अच्छे से आना चाहिए। अब अगर आप गिट एंड गिटअप के बारे में नहीं जानते हो तो आप गूगल समर ऑफ कोड में बिल्कुल पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि बिना इसके यूज़ के आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सारा काम इसी से होता है। कोड में जितना आपको मतलब देखो, उनके पास जो कोड है उसको अपने सिस्टम में लाओगे, उसके लिए गिटहब और गिट का यूज़ करना पड़ेगा, गिट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, पुल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है, पुल एंड पुश रिक्वेस्ट होती है वो करनी पड़ती है, ठीक है। उनके कोड को कैसे ला रहे हो, फिर अपना कोड कैसे डाल रहे हो, कमिट कैसे कर रहे हो, मर्ज कैसे कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अगर आपको गिट एंड गिटअप के बारे में नहीं मालूम है तो एक कंप्लीट कोर्स मैंने बना रखा है गिट एंड गिटअप का, करीबन 1 घंटे 2 घंटे के ऊपर का कोर्स है, उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बस उसको देख लो। उसको देखने के बाद आपको कंप्लीट गिट एंड गिटअप आ जाएगा और आप A to Z समझा सकते हो, किसी को भी सब कुछ मालूम होगा आपको गिट एंड गिटअप के अंदर, ठीक है। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि एक तो आपको लैंग्वेज और DSA थोड़ा आना चाहिए, दूसरा गिट एंड गिटअप का यूज़ अच्छे से आना चाहिए। तीसरा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तीसरा बात करें तो आपको पास्ट में मतलब पहले आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर चुके हो, ओपन सोर्स में थोड़ा बहुत आप कंट्रीब्यूट कर चुके हो। अब कहोगे भाई पहले कैसे करना है, गूगल समर ऑफ कोड में तो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, तो वही ऑर्गेनाइजेशंस को आप वहाँ पे गिटअप में ढूंढो। मान लो जैसे VLC है तो VLC को आप गिटअप के अंदर ढूंढ लो, VLC मिल जाएगा, उनके कोड में आप जो इशू हो उसको सॉल्व करो, इस तरीके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब दूसरों के कोड में आप अपना योगदान दे सकते हो। तो जो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आप उनको पता कर लो, उनके कोड में आप अपना कंट्रीब्यूशन करते रहो। तो पास्ट में अगर आपने कंट्रीब्यूट कर रखा है तो 100% चांसेस रहता है कि गूगल समर ऑफ कोड में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अन्यथा होता क्या है ना कि बहुत से लोग अप्लाई करते हैं पर सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जिनके पास पास्ट में एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने पहले भी कहीं पे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया होता है। तो ये मांग होती है और मैं बता रहा हूँ कि ये मार्केट की स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले से अगर आपने कर रखा है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, आपके पास एक्सपीरियंस है, कोड बेस कैसे हैंडल करते हैं, कोड कैसे लाते हैं, थोड़ा गिटअप कैसे यूज़ करते हैं, ये सब मालूम है, तो आप बहुत ही आराम से GSOC में सिलेक्शन हो जाएगा अप्लाई करने के बाद में, ठीक है। और चौथी रिक्वायरमेंट आपकी आप 18+ होने चाहिए, ठीक है, 18+ होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है। बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक लैंग्वेज थोड़ा DSA मालूम होना चाहिए। गिट एंड गिटअप का कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है ही, उसको देख लो। उसको देखने के बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगी और उसके बाद में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अभी से स्टार्ट कर दो। अब देखो मार्च में आएगा, ठीक है, अनाउंसमेंट तो 2023 का जो GSOC जो होने वाला है वो 2023 की अभी से हो गई है, ठीक है। अभी मैं ले चलूंगा तो दिखा दूंगा, तो अनाउंसमेंट तो हो गई है, पर जो पोर्टल अप्लाई करने का ऑप्शन खुलेगा वो खुलेगा मार्च में। तो अगर आप अभी से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कहीं पे कर देते हो या फिर कहीं पे आपका कोड यूज़ किया जाता है, ठीक है, जब आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हो और वो रिक्वेस्ट मर्ज कर लेते हैं अपने में, मतलब आपका कोड यूज़ कर लेते हैं अपने कोड बेस में, तो आप उसको शो करोगे वहाँ पर कि हाँ यार ये चीज़ मेरी यहाँ पे यूज़ करी गई है, ये चीज़ मर्ज की गई है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये रिक्वायरमेंट थी, आई होप आपको पता चल गया होगा। रिक्वायरमेंट ध्यान से देख लो, पढ़ लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इस चीज़ का। अब नेक्स्ट आते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन कौन सी चूज़ करनी है, ठीक है। मालूम वहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ना तो बहुत सारी होंगी, पर आपको वही ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है जो आपके मतलब इंटरेस्ट में आ रही हो, मतलब आप जिस पे काम कर सकते हो। मान लो अब ये कैसे डिसाइड होगा, अब मान लो आपने सीखी है पाइथन, ठीक है, पर आप जा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में रहे हो जिसको जरूरत है HTML CSS की, मतलब कुल मिला के वेब की, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी की, तो वहाँ काम नहीं बनेगा। तो आप अपने रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढो। तो कहोगे भाई ये कैसे ढूंढेंगे, मान लो किसी को पाइथन आती है तो किसी को जावा आती है, किसी को C++ आती है, तो वो यहाँ पे कैसे, और किसी को HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है, तो वो कैसे अपनी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढेगा। तो मैं अभी ये तरीका बताऊंगा प्रैक्टिकल करके कि मान लो पाइथन आती तो कैसे हम लोग ढूंढेंगे, या फिर वेब टेक्नोलॉजी आती तो कैसे अपने रिलेटेड यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढेंगे जिनमें हम काम कर पाए, जिनको जो मांग है वो पूरी कर पाए एक तरीके से। अब मान लो वो मांग कर रही है वेब टेक्नोलॉजी की, आपको आती है पाइथन, तो आप HTML CSS के बारे में जानते नहीं हो, आप काम नहीं कर पाओगे। तो अपने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को चूज कैसे करना है ये अभी प्रैक्टिकल हम लोग समझेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि आप जो टेक्नोलॉजी आपको आती है उस टाइप की आपको चूज करनी है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ टू अप्लाई इन GSOC। GSOC में आवेदन कैसे करें, ठीक है। तो कुल मिला के देखो, ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या कि 3 महीने हम लोग को काम करना होता है। तो 3 महीने में काम करने के लिए देखो, और सबसे पहले आपको एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बात कर लें, यहाँ पे एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा। वो हम लोग कहाँ से बनाएंगे, गूगल डॉक्यूमेंट से, ठीक है। गूगल डॉक जो होता है उससे बना लेंगे। उस प्रपोजल में क्या क्या होगा कि हम लोग पास्ट में कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, हम इतना कंस्टिट्यूएंट रह चुके हैं, हमको पहले से इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, प्लस हम लोग कंपनी को ये भी बताएंगे जो कंट्रीब्यूशन जहाँ कर रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमको सिलेबस देती है कि ये करना पड़ेगा। प्लस अगर हम लोग अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड कर दें कि नहीं यार हम ये भी कर सकते हैं, आपके कोड में ये भी किया जा सकता है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम इसमें भी किया जा सकता है, या फिर थोड़ा एग्जाम्पल आप उनको दिखा दें स्क्रीनशॉट के थ्रू, या फिर आप उनको कुछ करके दिखा दें, तो कुल मिला के एक प्रपोजल तैयार करो, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है प्रपोजल के नेम पे। और उसमें सारी चीज़ें अपनी खासियत लिखी जाती हैं कि मैंने ये सारी टेक्नोलॉजी सीख रखी है, मुझे इनमें महारत हासिल है, और मैं ये जानता हूँ, मैंने पहले भी कंट्रीब्यूशन कर रखा है ओपन सोर्स आपके प्रोग्राम में, और पहले मतलब इनके प्रोग्राम में नहीं, पहले दूसरे प्रोग्राम्स में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कर रखा है, और इस तरीके से मतलब कुल मिला के मैं एक एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, ठीक है। तब यहाँ पे गूगल समर ऑफ कोड में आया हूँ। तो वो लोग यही चीज़ देखते हैं कि मान लो जिस व्यक्ति के साथ मैं काम कर रहा हूँ, अगर वो पहले से थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में जानता है, तो वो 3 मंथ्स में बहुत ही अच्छा एक तरीके से योगदान कर पाएगा। तो वहाँ पे उस प्रपोजल में अपने आप को एक तरीके से एक्सपीरियंस दिखाना होता है, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा, उस डॉक्यूमेंट को आप सबमिट कर सकते हो, वहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आता है, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देनी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि GSOC के पहले मैंने कहा कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन आपको करना होगा। मान लो जब हम लोग गूगल समर ऑफ कोड में जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर हम लोग ने कहीं पे कोड में किसी के कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो वहाँ पे 100% चांसेस होते हैं कि गूगल समर ऑफ कोड में भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग पहले कैसे कंट्रीब्यूट करें, कहाँ कंपनीज को ढूंढें, कहाँ उन ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढें, तो सिंपल है, आप गूगल पर सर्च करें ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस या ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स या फिर ओपन सोर्स आपके सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी आ जाएंगी बहुत सारी लिस्ट, या फिर मैं ही कुछ बता देता हूँ, जैसे ऑडासिटी हो गया, OBS हो गया, VLC हो गया, आपका जैंगो हो गया, जूमला हो गया, ऐसे करके बहुत सारे अभी और भी मैं दिखा दूंगा, उनको देख लो। फिर उनका नाम आप गिटहब में सर्च करना, गिटहब एक प्लेटफॉर्म होता है, आप गिटहब नहीं जानोगे तो समझ लो सारा काम बेकार है, ठीक है। तो पहले आप गिटहब का कोर्स देख लो, तभी आगे चीज़ें करना। बिना इसके यार आप एक्सपीरियंस अगर इसमें नहीं गिटहब में, तो आपको कोडिंग आती भी होगी ना, तब भी आप काम नहीं कर पाओगे। तो गिटहब में उनको ढूंढकर उनके कोड में पहले देखो कि मान लो जैसे मैंने कहा कि VLC का, मैं VLC के गिटहब पेज पे गया, तो मैंने देखा इनको कहाँ इशू आ रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट में इनकी इशू है। अगर उनको मैंने पहले सॉल्व कर रखा है या सॉल्व किया है, तो वो हमारे जो प्रपोजल बनाते एक तरीके से रिज्यूमे का काम कर रहा होता है, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डाल देते हैं कि हाँ ये हम लोग पहले कर चुके हैं। और उसी को जब हम लोग गूगल समर ऑफ कोड में करते हैं, तो एक तरीके से फिर ये हो जाता है कि इसने पहले भी काम कर रखा है, तो अब भी ये अच्छा कर लेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे, हम लोग को यहाँ पे गिटहब के अंदर उसका नाम लिखना है जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन के कोड में सुधार करना चाहते हो, कंट्रीब्यूट करना चाहते हो फ्रीली, बिल्कुल ओपन सोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है जनाब कि GSOC कंप्लीट करने के बाद क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो कि अगर किसी चीज़ को हम लोग कर रहे हैं तो क्या मिलेगा। सबसे फर्स्ट थिंग कि आपको गूगल की तरफ से स्टिपेंड या फिर क्या अमाउंट मिलती है, $1500 से लेकर $3000 तक, ठीक है। अगर मान लो $1500 भी देखें हैं तो 1 लाख प्लस ही जाता है, इंडियन INR में अगर कन्वर्ट करें तो 1 लाख के ऊपर ही जाएगा। और 3000 तो मान लो 1.5-2 लाख, हमारी समझ से 2 लाख के आसपास बैठेगा जाके, ठीक है। तो 1 लाख के ऊपर की अमाउंट आपको मिलनी है अगर आप उसको 3 मंथ सक्सेसफुली इनके सारे टास्क को पूरा करते हो। 3 मंथ का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, उसमें आपको कोड करना होता है जो वो बताते हैं। अगर आप सक्सेसफुली बिल्कुल कोड कर लेते हो, ठीक है, सक्सेसफुली कोड कर लेते हो और 3 मंथ आप वहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है आपका, और आप कोड सबमिट कर देते हो, तो आपको वहाँ पे ये अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं सर्टिफिकेट की वैल्यूएशन यहाँ पे अमाउंट से ज़्यादा रखूँगा, क्योंकि अगर आप अपने रिज्यूमे के अंदर ये सर्टिफिकेट लगा देते हो, ठीक है, ये सर्टिफिकेट
लगा देते हो, ठीक है, तो आपका रिज्यूमे इतना पावरफुल हो जाता है कि किसी भी रिक्रूटर के सामने जाएगा, एचआर के सामने जाएगा, तो वो आपका एक बार मान लो 5 उसके पास रिज्यूमे रखें और अगर एक रिज्यूमे में गूगल समर ऑफ कोड का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, मुहर लगी हुई है एक तरीके से, तो वो उसको पहले उठाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि यार ये एक्सपीरियंस वाला बंदा है, इसने ये फोड़ रखा है। जी-सॉक छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, 3 महीने काम किया जाता है तब जाके ये सर्टिफिकेट मिलता है, तो यार इसको पहले से नॉलेज है और मैं इसी को चूज़ करूंगा। तो आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करें, फिर कोई बड़ी से बड़ी कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कहीं पर भी अप्लाई करते हैं, जब आपकी प्लेसमेंट लगने वाली होती है, आपकी रिक्रूटर्स आ रहे होते हैं, तो उस समय वो रिज्यूमे में आपके 4 चांद लगा रहा होता है जी-सॉक का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इससे आप इनहेंस कर सकते हो, अपने रिज्यूमे को पावरफुल बना सकते हो। और एक बार मैं आपको बताता हूँ एडवांटेज आपको मिल जाती है, क्योंकि देखो जो चीज़ आप यहाँ पे गूगल समर ऑफ कोड में कर रहे होते हो, वही एक्सपीरियंस आपको बाद में भी काम आएगा, सेम एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पे भी गिट एंड गिटअप का यूज़ करके आप कोड को पुल एंड पुश करते हो, उसमें कोडिंग करके आपको जब आपकी नौकरी लग जाएगी, प्लेसमेंट लग जाएगी, तो उसमें भी क्या करना होता है, उनका प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के अंदर उनके कोड को आपको गिटअप से पहले पुल करना होता है, लेना होता है, फिर उस कोड को अपने कोड के अंदर ऐड, मतलब अपना कोड उस कोड के अंदर ऐड करना होता है, देन पुश रिक्वेस्ट देनी होती है और वो सबमिट कर लेते हैं चेक करने के बाद। यहाँ पे भी आपके पास एक मेंटर होता है जो कि आपके कोड को जांचता परखता है, सारी आपको गाइडेंस देता है कि ऐसे ऐसे करना है। और उसके बाद प्लेसमेंट जब लग जाती है, आप नौकरी करते हो, तब भी आपके पास मैनेजर्स और आपके जो आपके कलीग होते हैं वो आपके हेल्प करने के लिए होते हैं। अब आप मान लो जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो आपके कोड को पहले परखते हैं, टेस्टर्स उसकी चेकिंग करते हैं, तब जाके वो मेन कोड बेस में डाला जाता है। तो आपको सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस, तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख दूँ तो जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। एक्सपीरियंस इतना काम आएगा कि ये अमाउंट तो एक बार खर्च हो सकती है, पर एक्सपीरियंस लाइफ टाइम वही चलेगा, क्योंकि जो आप गूगल समर ऑफ कोड में करोगे वही आपको बाद में नौकरी में भी करने को दिया जाएगा। वहाँ पे भी डेवलपमेंट का ही काम होता है, ठीक है। डेवलपमेंट यहाँ पे भी आप कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको डेवलपमेंट ही करना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि गूगल समर ऑफ कोड के फायदे क्या क्या हैं। तो यार फायदे तो वैसे मैंने गिना ही दिए हैं कि क्या क्या हैं। आप मान लो एक तरीके से आपका एक्सपीरियंस आपको मिलता है, अमाउंट तो मिलती है, और उसके बाद में आपको वहाँ पे हुडीज़ वगैरह भी कभी कभी मिल जाती हैं। दूसरा, आपको वहाँ पे वो कंपनी आपके साथ लाइफ टाइम काम कर सकती है। हो सकता है आपको वहाँ पे अगर आप बहुत ही अच्छा कोड कर देते हो तो आपको इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट का, वैसे प्लेसमेंट का जल्दी ऑफर नहीं मिलता है, पर हाँ वो कंपनी की नज़र में आप रहते हो, बाद में आपको रेफरल जरूर मिल सकता है। तो इतनी सारी एडवांटेजेस हैं कि मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ, करना चाहिए। गूगल समर ऑफ कोड एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसके करने के देखो एक दो फायदे ऐसे डायरेक्टली मैं आपको नहीं गिना सकता हूँ, पर लाइफ टाइम मान लो आपका रिज्यूमे एक जगह आप प्लेसमेंट छोड़ देते हो, नौकरी छोड़ देते हो, बाद में आप कभी करने जाते हो, आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो, अगर आपके पास जी-सॉक का सर्टिफिकेट है तो आपका फिर समझ लो पावरफुल आपका रिज्यूमे है। आप जहाँ पर रखोगे ना वहाँ पर सिलेक्ट होने के 100% चांसेस बन जाते हैं। तो ये सारे फायदे हैं जो मैंने आपको गिना दिए। आप बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। मान लो जैसे मैं आज अप्लाई कर दिया हूँ जी-सॉक में, तो अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कब मुझे कौन से मंथ में क्या कोड करना है, कौन से मंथ में क्या कोड करना है, क्या चीज़ करनी है, और ये सब कौन बताएगा क्या होगा। तो वो पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा यहीं गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट पर, कि किस मंथ में क्या कोड करके क्या सबमिट करना होता है, फिर क्या करना होता है, फिर क्या करना होता है, सब पूरा टाइमलाइन आपको मिल जाएगी। प्लस जो आपको मेंटर दिया जाएगा वो पूरी हेल्प करता है, उससे आप सारे क्वेश्चंस, वो आपके एक फ्रेंड की तरीके जो आपको गाइडेंस करेगा और सारी इन्फॉर्मेशन आप ले दे सकते हो। ये उसके साथ काम हो सकता है, ठीक है। और अगर बात करें कि कौन कौन कर सकता है, ठीक है, तो वो वाली शायद स्लाइड इसमें नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल समर ऑफ कोड कौन कौन कर सकता है, ये एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो गूगल समर ऑफ कोड कोई भी कर सकता है, एज अ कॉलेज स्टूडेंट है तो भी कर सकता है, और अब शायद 2022 में तो उन्होंने कहा था कि बिना कॉलेज स्टूडेंट के अगर आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो तो भी कर सकते हो, बस आपको 18+ होना चाहिए। बहुत से लोग पूछेंगे भाई मैं सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक फलाना इस ब्रांच से हूँ, इस डोमेन से मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, वो कोई मनाही नहीं है। बस ये है कि आप पहले कभी गूगल समर ऑफ कोड ना किए हो,
पहले कभी मतलब ये नहीं है कि आपके पास पहले से सर्टिफिकेट आप एक बार कर चुके हो दोबारा नहीं कर सकते हो। पर अगर आप पहली बार करने जा रहे हो, आप किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी डोमेन से हो, कुछ भी पहले करते हो, 18+ हो, आप कर सकते हो। भाग तो ही लेना है, आपको वहाँ पर पार्टिसिपेट तो करना है। उसके बाद में आपकी स्किल्स मायने रखती है। मैंने हर बार कहा है कि स्किल्स हमेशा पावरफुल होती हैं। अगर आपके पास कोडिंग की एक्सपीरियंस है या फिर प्रोग्रामिंग की एक्सपीरियंस है, गिट अच्छे से यूज़ कर लेते हो, तो फिर आप इलेक्ट्रिक से हो, काहे से हो, वो आपका मायने नहीं रखता है। आप वहाँ पे 100% कोई भी कंपनी आपको इस बेस पे जज नहीं करेगी कि यार आप क्या हो क्या नहीं हो। आपको जज इस बेस पे किया जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, उनके लिए फायदेमंद हो कि नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिनका आई होप मैंने आंसर कर दिया है। अब ले चलते हैं डायरेक्ट गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट पर, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताएं कि एक तो टाइमलाइन मैं दिखाऊंगा, दूसरा अप्लाई कैसे करते हैं ये दिखाऊंगा, तीसरा कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये दिखाऊंगा। तो जितना भी मेरे से हो सकता है मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डाल दूंगा। प्लस मैंने बताया कि GSOC से पहले ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कुछ आपको करना होगा, तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढेंगे गिटहब के अंदर, वो भी मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं क्रोम ब्राउजर पर। तो जनाब हमने खोल लिया क्रोम ब्राउजर। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले GSOC लिख देना है, या फिर आप फुल फॉर्म पूरा लिख सकते हो गूगल समर ऑफ कोड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ GSOC, ठीक है। और मैंने इतना सर्च किया, एंटर दबाया, नंबर 1 वेबसाइट आ गई summerofcode.withgoogle.com, ठीक है। इसको आपको खोल लेना है, ये इनकी मेन वेबसाइट है। खोलने के बाद देखो अभी क्या हुआ, 2023 का प्रोग्राम अनाउंस कर दिया गया है। आप इसकी अनाउंसमेंट का ब्लॉग यहाँ से क्लिक करके पढ़ सकते हो कि 2023 में क्या क्या होने वाला है। सब साफ साफ इन्होंने लिख दिया है, और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिख देते हैं यार, आप उसको आराम से पढ़ के जान सकते हो। बेसिकली बात हम लोग मेन करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि लिखा बिकम अ GSOC कंट्रीब्यूटर, अभी लिख के आ रहा है व्यू 2022 प्रोजेक्ट लिस्ट। यहाँ पर आपका लिख के आएगा रजिस्टर टू बिकम अ कंट्रीब्यूटर, ऐसा बिल्कुल ब्लू कलर से, ठीक है। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप क्लिक करते हो एक पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डिस्प्ले नेम का। डिस्प्ले नेम में आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद दिखेगा एग्रीमेंट एंड रूल्स, उसमें आपको 2022 प्रोग्राम रूल्स एंड कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट रूल्स मिल जाएंगे। पहले वाले को ओपन किया, इसके अंदर सारे रूल्स मिल जाएंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे मेंटर होगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सब आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरी यहाँ पे मिल जाएगी इस फॉर्म के अंदर। तो आपको उसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करते जाओ, स्क्रॉल डाउन करने के बाद सबमिट, तो ये ग्रीन टिक लग जाएगा। दूसरे वाले को ओपन करो, इसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में, और फिर यहाँ एक्सेप्ट कर देना, तुरंत आपको ग्रीन टिक लग जाएगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री का नाम, मेल एंड फीमेल, और आप कहाँ से इसको बारे में जाने हो, पहले से समर ऑफ कोड के बारे में मतलब पहले तो किया है कि फर्स्ट बार है कि नहीं है, और ये सारी चीज़ें आपको यस नो में आंसर देते जाना है। यूनिवर्सिटी कॉलेज से हो या कहाँ से हो, पहले कभी किया है कि नहीं किया है, और आपको टाइम अपना डाल देना है, टाइम जरूर डाल देना सही से, एशिया का टाइम, और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। तो ये सब आपको आई होप पता चल गया होगा कि कैसे आपको करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वेबसाइट पे आए, अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और मैंने कहा गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड जैसे आप अप्लाई कर लोगे तो वहाँ पे आएगा ब्राउज ऑर्गेनाइजेशन, और ब्राउज ऑर्गेनाइजेशंस पे क्लिक करोगे तो देखो अभी हम लोग 2022 के ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे देखने वाले हैं, जो 2022 में इन्होंने रजिस्टर्ड किया था ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए, मतलब स्टूडेंट से कोड करवाने के लिए। अभी 2023 में अलग भी हो सकती हैं, कुछ चेंज हो जाती हैं, कुछ वही रहती हैं। तो आपको ब्राउज कर लेना सारी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी। जैसे कि ये देखो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरीके से आप इनमें से देख सकते हो सारी, आपको जो भी समझ में आए उनको ओपन कर सकते हो। अब मैंने कहा था कि चूज कैसे करना, अब इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें से मेरे लिए कौन सी है, मैं किस पे काम करूं, मैं किनके साथ काम करूं, क्योंकि आप जिनको भी चूज करते हो उनके साथ 3 मंथ आपको काम करना है, 3 मंथ का कोड करना होता है, और ये छोटी बात नहीं होती है। अब मान लो इसी एक टॉर प्रोजेक्ट है, ठीक है, इस पे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप मान लो जो भी ये ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन से, देखो ये सारी जितना आप देख रहे हो ना, इनके आप चाहे नाम लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, और इनमें आप फ्रीली मतलब अभी तो GSOC के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बिना GSOC के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इनका कोड गिटहब में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अब मैंने कहा चूज कैसे करना है, तो अगर मान लो आपको पाइथन आती है तो ये देखो सर्च बॉक्स ऊपर दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन। जैसे मैं पाइथन लिखूंगा तो पाइथन से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो पाइथन पे काम कराना चाहती हैं वो आ जाएंगी। जैसे कि जेंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, अब ये जो सॉफ्टवेयर जेंगो का होता है जो कि एक तरीके फ्रेमवर्क है पाइथन की, ये में इसमें भी इनके साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। पाइथन पे भी काम कर सकते हो। MD एनालिसिस एक करके ऑर्गेनाइजेशन है, इन पे काम कर सकते हो।
प्लोन फाउंडेशन है इस पे, ठीक है, वेक्टेल, ठीक है, सेगा मैथ, ठीक है, ओपन 3D टीम, ये सब जितनी ऑर्गेनाइजेशन है ये सब पाइथन से रिलेटेड काम कराएंगी। तो मैंने वहाँ पे पाइथन लिख दिया, इस तरीके से पाइथन से सारी आ चुकी हैं, ठीक है। तो आप पाइथन में इनमें अगर आपको आती तो किसी को भी चूज कर लो, जिनका आपको चूज करने के बाद डिटेल अभी मैं बता दूंगा कैसे निकालनी है, तो उनकी डिटेल समझ लो, जिसका अच्छा लगे। 3 लोगों को अप्लाई कर सकते हो, 3 में से किसी एक का ही मिलेगा, ठीक है। तो मान लो मुझे वेब के लिए चाहिए, मान लो मैं वेब पढ़ा रहा हूँ तो अभी वेब आपको लिखता हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक अपने चैनल पर वेब टेक्नोलॉजी सारी पढ़ाई हुई है, तो मैंने वेब लिखा। अब वेब को किनको जरूरत है, जैसे जूमला है, ठीक है। जूमला को क्या होता है, जूमला एक आपकी वेबसाइट बनाने का बिल्डर है, जैसे वर्डप्रेस होता है वैसे जूमला भी है, इससे भी आप वेबसाइट्स बना सकते हो। मैंने कहा मैं जूमला के साथ काम करूंगा, मुझे 2022 में पता नहीं था, नहीं तो मैं जूमला के साथ सही में गूगल से हमारा कोड करता, तब यार इतना नहीं था, पर अब है। मैं हो सकता है 2023 में नहीं, पर 2024 में गूगल से हमारा कोड 100% फोड़ूंगा, क्योंकि 23 में मेरे पास बहुत सारे काम है, अभी यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ, और 24 में मैं इस चीज़ को करने वाला हूँ। अब देखो जूमला पे आए तो इन्होंने लिखा है द फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म एम्पावरिंग वेबसाइट्स, यहाँ पे क्रिएटर्स, ठीक है। तो जो वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए जूमला होता है। जूमला की मदद से आप अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हो बिना कोडिंग के, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। उसी तरीके से आपको सारी एक्सटेंशंस प्लगइन्स मिल जाती हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो इन्होंने डिमांड लिखी है कि किन किन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। तो देखो वही सारी आपकी HTML, CSS, देखो जावास्क्रिप्ट, PHP और यहाँ पे MySQL, ये आपको नॉर्मल है, कोई हार्ड नहीं है। इनको आप यहाँ से मतलब इन्होंने बता दी ये टेक्नोलॉजी आती है तो आप मेरे साथ काम कर सकते हो। टॉपिक्स लिखे वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सब आपको अगर आता है तो आप इनके साथ काम कर सकते हो। और भी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हैं, और आप इनकी आइडिया लिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हो, और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और यहाँ से आपको मेलिंग देखो लिस्ट मिल जाती है, यहाँ पे फॉरम का ऑप्शन मिल रहा है। फॉरम पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अभी तो इनका फॉरम क्लोज हो चुका होगा, पर जब आप मार्च के मंथ में करोगे तो ये फॉर्म ओपन होता है। उसमें नाम, लास्ट नेम, अपना ईमेल आईडी जैसे इन्फॉर्मेशन ये लोग लेते हैं, और आपको जो प्रपोजल वाला डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद आपको वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, रिप्लाई आएगा, और आप उनके साथ काम कर सकते हो। और बाकी चीज़ें मैं अभी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जूमला के साथ काम करना है तो जूमला के साथ कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरे के साथ भी कोई कर सकते हो, बहुत से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे ये चेक करेंगे कि मतलब करना क्या क्या है। सिलेबस जो मैंने आपको बताया था कि सिलेबस कैसे पता करना है, तो आप जूमला पे हो, किसी पे भी आओ, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू आइडिया लिस्ट, ठीक है। और इधर ही आपको अप्लाई का भी ऑप्शन मिल जाएगा जब 2 मार्च का आपको ऑप्शन होगा। आप डायरेक्ट इनके फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन ये लोग दे देते हैं। तो आपको मतलब किसी में यहाँ पे भी मिल जाएगा, किसी में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इनके में यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन मिल रहा है, कोई यहाँ पे बगल में भी दे देता है। जब आप मार्च के मंथ पे आओगे तो डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर सकते हो आप, और अपना जो आपने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है वो उनको सेंड कर सकते हो, और अपना नाम और अपनी इन्फॉर्मेशन बेसिक दे सकते हो। मैंने कहा व्यू आइडिया लिस्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो पेज खुल के आया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे पहला आपको जो प्रोजेक्ट है इनकी वर्कफ्लो शेड्यूलर एक आपकी प्लगइन है, ठीक है, वर्कफ्लो शेड्यूलर, ठीक है। वो करती क्या होगी, मेरे हिसाब से कोई चीज़ को शेड्यूल करती होगी। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि नॉलेज की आपको क्या चीज़ की पहली नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे PHP, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, ठीक है। और बाकी अंडरस्टैंडिंग इनके सॉफ्टवेयर के बारे में भी होनी चाहिए कि जूमला कैसे वर्क करती है, और ये शेड्यूलर एंड वर्कफ्लो एक्सटेंशन जो होती है वो कैसे वर्क करती है। तो आप जूमला पे जाओ, थोड़ा बहुत जूमला को यूज़ करके देखो, यहाँ पे एक्सटेंशंस पे जाओगे, सर्च करोगे तो सब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट टाइप देखो, पहले डिफिकल्ट, मीडियम, प्रोजेक्ट टाइप कैसा है कि 350 घंटे देने हैं, इस तरीके का प्रोजेक्ट है फर्स्ट पार्ट में। और मेंटर्स कौन कौन होगा, ऋषिका शर्मा आपके लीडर होंगी। फिर यहाँ पे बाकी आपको नाम मिल जाएंगे, ये सारे आपके मेंटर्स होंगे, ठीक है। फिर देखो 3 महीने हैं, तो पहला प्रोजेक्ट हो गया। दूसरे प्रोजेक्ट गाइडेड टूर करके कुछ है, ठीक है। इसमें आपको कुछ बनाना हो सकता है, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है।
और यहाँ पे इसकी हिस्ट्री भी दी है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लिंक पे क्लिक करोगे तो ये क्या बनवा रहे हैं, क्या चीज़ है, वो सारी आप जान सकते हो। तो ये गाइडेड टूर के बारे में आप जान सकते हो क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं बैक चलता हूँ और इस वाले पेज को हटा लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले में क्या है, ये इजी है, इजी टास्क है। इसमें मीडियम लेवल है, 175 घंटे ही आपको देने पड़ेंगे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और इसमें मेंटर्स के नाम लिखे, ये मेंटर आपके होंगे और इनमें से कोई एक तो आपका हेल्प रेगुलर करेगा, जब भी आप कोई बात पूछोगे तो आपको बताएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्रोजेक्ट नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या होगा, एसईओ से रिलेटेड इनकी वेबसाइट का एसईओ करना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाएगा वो सब इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। नीचे आए, यहाँ पे नीचे आने के बाद में देखो अब क्या होगा, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल मीडियम है, 175 घंटे आपको तीसरे पार्ट में भी देना है। ठीक है, तीसरे प्रोजेक्ट में एसईओ से रिलेटेड सारा इन्होंने बता रखा है। ठीक है, और रिव्यू द करंट जूमला वर्जन 4 एंड फाइंड आउट क्या लिखा, एग्जिस्टिंग एसईओ फीचर्स। ठीक है, तो आपको पहले वर्जन 4 को देखना पड़ेगा, उसके एसईओ फीचर्स क्या है पहले से उनको देखना पड़ेगा, और उसमें बाकी जो बता रहे हैं आप पढ़ सकते हो। इस तरीके से आपको भी मिलेगा 2023 में। ठीक है, और इसमें मेंटर्स ये 3 लोग होने वाले हैं, इनका नाम दे देते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं। फिर प्रोजेक्ट चौथा मिलेगा, इसमें आपको एक प्लगइन पे काम करना होगा और उसमें आपका किस तरीके का 175 घंटे काम करना होगा, ये आपके मेंटर्स रहेंगे। फिर पांचवा, इस तरीके के 5 होंगे, 5 प्रोजेक्ट्स पे आपके काम कराए जाएंगे और उसके बाद में ये सारा कोड आपको गूगल समर ऑफ कोड के तरीके से सबमिट कर देना है। और जब आप कंप्लीट सक्सेसफुली पूरा 5 प्रोजेक्ट को कर दोगे और आप इनके साथ 3 मंथ या उससे ऊपर भी समय कभी कभी जा सकता है काम कर लोगे, तो आप एक तरीके से सक्सेसफुली विनर हो गए। आपको सर्टिफिकेट प्लस अमाउंट जो मैंने बताया 1 लाख प्लस, मतलब $1500 से लेकर $3000 तक मिल जाएगा। तो ये सारा यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अगर देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं कि इनको लोगों ने मेल कैसे किया है, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जुमला की जो मेलिंग लिस्ट है वो दी है। अब देखो नॉर्मल जो पर्सन्स होते हैं हम लोग के तरीके, वो इनको मेल किए हुए हैं। तो मैं इनके मेल को ओपन करता हूँ। मान लो मैं ये आसमा नाम की कोई व्यक्ति है, उनका मेल ओपन करता हूँ। उन्होंने लिखा है, रिस्पेक्टेड सर मैम, आई एम यश मालिया, जो भी हो यार। ठीक है, तो क्या लिखा, आ मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनडिग्रीड। ठीक है, undergrad, I have just entered my 3rd year at Government College of Engineering। ठीक है, चंद्रपुर। ठीक है, महाराष्ट्र, इंडिया। देखो इन्होंने जो लिखा है, ये लिखने का इनका तरीका ऐसा सही नहीं होता है। तरीका होना चाहिए, इनको ऐसा दिखाना चाहिए कि आई एम एक्सपीरियंस, मैं हूँ तो अभी कॉलेज में, पर मैंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करके रखे हैं। अभी इन्होंने जैसे यहाँ एक लाइन ऐड कर दी, आई एम न्यू, मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, आई एम न्यू टू ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन बट आई अवेयर HTML5 CSS3 एंड जावास्क्रिप्ट। देखो भाई, आप यहाँ पर अगर लिख देते हो अब मैं नया हूँ, तो जाहिर सी बात है वो जानते हैं कि चीज़ें आपको पढ़ी भाई, आपने HTML5 पढ़ी है, CSS पढ़ी है, पर कहीं कंट्रीब्यूट तो नहीं किया है। तो हो सकता है कि आप जब बड़े से सोर्स कोड को देखो, इनका बहुत बड़ा बड़ा कोड बेस होता है, तो वहाँ पर आप उस चीज़ को ना कर पाओ। तो आपको कभी भी ऐसा आपको मेल नहीं लिखना है, मेल अच्छा से लिखो, जितना हो सके गंभीरता से लिखो। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, सबका आप देख सकते हो यहाँ पर आके। ठीक है, मैं यहाँ पे 1-2 लोगों का देखता हूँ, जैसे एक ये इनका ओपन करता हूँ। ठीक है, इन्होंने लिखा आई एम अपना नाम, फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम, कॉलेज का नाम है इंजीनियरिंग। ठीक है, ओके, मुंबई, आई एम वेल। ठीक है, विथ HTML, CSS, MySQL एंड द बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। आई विल हैव टू लर्न PHP विच आई थिंक वुड टू एबल टू लर्न इन अ फ्यू वीक्स। ओके, और आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू योर ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड वुड टू रिक्वेस्ट यू टू गाइड मी ऑन हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, ये मेल भी ठीक है, पर आपको यहाँ पे और भी अच्छे से मतलब ये दिखाना है कि अगर देखो पहले का, अब झूठ तो नहीं बोलोगे, अगर आपने पहले कहीं कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो आप झूठ नहीं बोलोगे, पर आपको करना चाहिए। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद अभी से लग जाओ, भले 2023 के गूगल समर ऑफ कोड में ना पार्टिसिपेट करो, 2024 में कर लेना, पर उससे पहले कहीं कंट्रीब्यूट करो, 2-4 ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ो, काम करो। वहाँ पे जब आप काम करोगे तो आपको भी एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको यहाँ पर काम आएगा, और आपके एक जो आप प्रपोजल तैयार करते हो, जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, उसमें बहुत सारा कुछ ऐड करने के लिए हो जाएगा।
तो आप यहाँ पे मेल पढ़ सकते हो, काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा है, मैं मेल पढ़ के आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं, चलते हैं गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट पर। अब मैंने कहा था जो टाइम लाइन पूरी दी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे हाउ टू वर्क्स पे आपको क्लिक करना है। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद पूरी एक टाइम लाइन मिलेगी, यहाँ और नीचे आना व्यू 2022 प्रोग्राम टाइमलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में दिया गया है जनवरी 23 से, ठीक है, जनवरी 23 से मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन बिगिन सबमिटिंग एप्लीकेशन टू गूगल। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेंटर करेंगी आपको, वो अपने सबमिट मतलब जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, उनको सबमिट करती हैं गूगल को। यहाँ पे 2022 में जनवरी 23 से चालू हुआ था। फिर फरवरी 7 को ये यहाँ पे डेडलाइन थी इनकी, मतलब इतने दिन तक आप 23 से 7 तक कर सकते हो, जनवरी 23 से फरवरी 7 तक कर सकते थे, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन को जुड़नी थी। फिर उसके बाद गूगल उनको छांट लेता है, जो अच्छी नामी ऑर्गेनाइजेशन से उनको रख लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि आप क्या काम कर रहे हो, आपका सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर फरवरी 7 से 21 में क्या है, गूगल प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर्स रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन, मतलब जो गूगल के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो मतलब वहाँ पे देख रेख करते हैं, वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस की एप्लीकेशंस आती हैं उनको रिव्यू करते हैं, ठीक है। रिव्यू करने के बाद लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर दी जाती है, मतलब जिनको चुना जाता है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन चुनी जाती है उनको पब्लिक कर दिया जाता है कि इस बार 2022 में इन पे आपको काम करना है, ठीक है। फिर क्या है, फरवरी 22 से लेकर मार्च 19 तक का क्या है, यहाँ पे GSOC कंट्रीब्यूटर डिस्कस है, ओके, डिस्कस एप्लीकेशन आइडियाज विथ मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो यहाँ से इनका चालू हो जाता है, आप लोग यहाँ पे मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्कस कर सकते हो, मतलब फॉर्म भरने के बाद में। फिर क्या, कंट्रीब्यूशन एप्लीकेशन पीरियड बिगिंस, तो यहाँ पे इनका मतलब कंट्रीब्यूशन एप्लीकेशन जो आप दे रहे हो, एप्लीकेशन जो सबमिट करते हो, उसका पीरियड चालू हो जाता है एक तरीके से। और ये यहाँ पे अप्रैल 4 से लेके 4 अप्रैल तक आपकी डेडलाइन आ जाती है, 4 अप्रैल तक आपको कर देना होता है। फिर आपको 27 अप्रैल यहाँ पे जो था 2022 में GSOC कंट्रीब्यूटर प्रपोजल रैंकिंग ड्यू फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन एडमिन्स। अब धीरे धीरे आपको काम शुरू कर देना है एडमिन्स के द्वारा, और धीरे धीरे फिर यहाँ पे आपको कोडिंग ऑफिशियली बिगिंस चालू हो जाती है मई 29 से, और मई 29 के बाद आपके पूरे 3 महीने लगकर आपको कोडिंग करनी होती है। और नवंबर 13 को जैसे पिछली बार था, फाइनल डेट टू मेंटर टू सबमिट इवेल्युएशन फॉर GSOC कंट्रीब्यूटर प्रोजेक्ट्स विथ एक्सटेंडेड डेडलाइंस, ओके। तो यहाँ पे मतलब आपको नवंबर 13 तक सारा सबमिट कर देना होता है, और मतलब आखिरी डेट है, ये डेडलाइन दे दी गई, मतलब आखिरी डेट तक आपको सब कुछ सबमिट कर देना होता है। तो ये पिछली बार था 2022 का, अब तक 2023 से जनवरी से आपका स्टार्टिंग हो जाएगी, तो आपको देख लेना है मिड जनवरी या फिर लास्ट जनवरी से यहाँ पे आपको सारा टाइमलाइन मिल जाएगा। तो ये क्या लिखा, गूगल समर ऑफ कोड 2023 टाइमलाइन, होगा ये 23 की है, 22 की नहीं, मुझे माफ़ करना, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, हमें लगा 22 की होगी, पर ये 22 की नहीं 23 की है, तो ये मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर सकते हैं आप। इतना हो सकता है मैं पहले जब देखा हूँ तब यहाँ पे 2022 हो, अभी देख रहा हूँ 2023, ये 2023 का ही मैंने आपको बताया था पूरा, ये आप देख सकते हो। और आपका यहाँ पे भर्ती कब से चालू हो रही है, मतलब आपको कब से करना है, आपको करना है यहाँ पे एक तरीके से फरवरी 22 से मार्च 19, मतलब स्टार्टिंग मार्च से आपका वहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है। और आप मार्च 20 तक का आप कर सकते हो, मतलब चालू कर सकते हो एप्लीकेशन अपना, ठीक है। और अप्रैल 4 तक आपकी आखिरी डेट है। तो कुल मिला के आपका 1 मार्च से लेके अप्रैल 4 तक के बीच में आपको काम करना है, सारा अपना सबमिट करना है। और फॉर्म आपको मैंने जैसे बताया सेम वही फॉर्म आपको गूगल समर ऑफ कोड में करना है, फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपको ब्राउज ऑर्गेनाइजेशंस का ऑप्शन मिलेगा, सारे ऑर्गेनाइजेशंस को देख लेना है जैसे मैंने अभी देखा। फिर जैसे आपको जो पसंद आ रहा है उस पर जाओ, जैसे मैंने जूमला पे क्लिक किया था, उस पर गए, उस पर जाने के बाद में उनके बारे में पूरा पढ़ लो, क्या क्या कराएंगे, कितना कितना टाइम लेंगे, कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उसी हिसाब से प्रपोजल तैयार करो और सेंड कर दो। 3 लोगों को करोगे, 3 में से किसी एक का आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर आपने पहले से थोड़ा सा आप अच्छे हो या फिर लक बाई या चांस भी कुछ काम होता है, ठीक है। रूल्स यहाँ पे आ सकते हो, रूल्स पढ़ सकते हो क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पर इस बार भी देखो 2023 में गूगल समर ऑफ कोड के क्या क्या रूल्स हैं। तो एक्सेप्टेंस डेट क्या है, कोडिंग पीरियड क्या है, कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड क्या है, इवेल्यूशन क्या है, फाइनल फेज क्या है, सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। मेंटर के बारे में पूरी, मेंबर्स क्या क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, सारी फेज 1 फेज 2 सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो।
तो अब इतना यहाँ पे यार एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है। इंग्लिश आपको आती है, इतनी नहीं आती तो आप कुछ ना करो, ट्रांसलेट पे जाओ और आपको हिंदी पे क्लिक कर देना है और पूरी वेबसाइट आपकी ट्रांसलेट हो जाएगी। देखो ठीक है, जस्ट अ सेकंड में पूरी वेबसाइट ट्रांसलेट हो गई है। तो मैं इसको इंग्लिश पे ही रखूँगा क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है। ठीक है, तो इस तरीके आप इसको पढ़ सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आकर। बाकी यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ आपको नीचे हेल्प पे आप जा सकते हो। हेल्प पे जाओगे तो यहाँ पे FAQ वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आपके रिलेटेड आपके मन में जो जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप जो मुझसे पूछने वाले हो कि भाई ये होगा वो होगा, वो सारे यहाँ पे मिलेंगे, बस एक बार आना है और पढ़ लेना है। जिनको नहीं आती उनको मैंने बताया कि यहाँ ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, हिंदी पे जाओ। हिंदी पे जाने के बाद एक एक देखो क्वेश्चन हिंदी में कन्वर्ट हो गया है और एक एक आंसर भी हिंदी में कन्वर्ट हो गया है और आप इसको शुद्ध हिंदी में पढ़ सकते हो। आपके लिए सुविधाजनक ये देखो सब हिंदी में पूरा लिख गया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लो। तब अगर आपको यहाँ उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है कि भाई यार यहाँ नहीं आप मैं पता कर पा रहा हूँ, तब आप जाकर आना मेरे पास कमेंट सेक्शन में और मैं आपको आंसर दे दूंगा। उससे पहले एक बार यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन का आंसर ये लोग खुद ही दे देते हैं। ठीक है, और बेसिकली बाकी जो जो करना था मैंने बता दिया। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको वहाँ कहा था कि पहले भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत करना। देखो GSOC आने से पहले अगर आपने कहीं कंट्रीब्यूट किया है तो चांस बहुत है, 100% चांस है कि आपका सिलेक्ट होना ही होना है। ठीक है, GSOC में। तो वो कैसे करना है, और मैं एग्जांपल लेता हूँ ऑडासिटी की। ठीक है, जैसे मैंने जुमला दिखाया तो इसे आपका ऑडासिटी भी होता है। मैंने कहा ऑडासिटी, ठीक है, ऑडासिटी लिखा और मैंने कुछ नहीं यहाँ पे गिटहब लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे गिटहब लिख दिया, एंटर मार दिया। ठीक है, अब देखो ऑडासिटी की गिटहब की प्रोफाइल आ गई। मैं इस पर जाऊँगा, जाने के बाद में देखो ये ऑडासिटी की ऑफिशियल इनकी खुल गई है। ठीक है, ये ऑफिशियल इनकी रिपो खुल गई है और इसमें सारी रिपोजिटरी है, मतलब पूरा अकाउंट खुल गया है। ठीक है, आपको यहाँ इशू वाले ऑप्शंस पे जाना है। 741 इशू हैं। अब यहाँ पे देखो आपको मिल जाएंगे किस किस टाइप के इशू है। इसमें देखो कोई बग का ऑप्शन है, कोई किसी तरीके का है, और सारे इशू पे आपको जाना है। और जाने के बाद मालूम है इस वाले इशू को ओपन करता हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, आपको इसी सेम प्रोजेक्ट को अपनी रिपोजिटरी में कर लेना है कॉपी फॉक पे। अब उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में देखो ये मेरी रिपोजिटरी खुल गई SP क्रैकर नाम से, और यहाँ रिपोजिटरी का नाम ये मेरा मतलब अकाउंट है, और ये आप रिपोजिटरी का नाम यहाँ पे रख सकते हो ऑडासिटी, या कुछ और भी आप नाम रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखो इन्होंने ऑडियो एडिटर लिख दिया है, मैं आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और क्रिएट फॉक करोगे तो आपकी खुद की एक रिपोजिटरी मिल जाएगी जिसमें इनका जो कोड है वो आपकी रिपोजिटरी में आ जाएगा। अभी देख लो ये SP क्रैकर की रिपोजिटरी मतलब मेरे अकाउंट की खुली है और इनका सारा कोड मेरे उसमें आ गया है। अब मैं यहाँ से इस कोड को क्या करूँगा, पुल रिक्वेस्ट मारूंगा। पुल रिक्वेस्ट कैसे मारनी है, देखो यहाँ पे कोड पे जाओगे। अब देखो एक तो है कि आप इनके कोड को डाउनलोड कर लो जिप फॉर्मेट में, तब आप उसको ओपन करो। एक होता है डायरेक्ट आपको गिट की कमांड होती है पुल की, वो मैंने पढ़ा रखा है, कोर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हो कि मतलब जो चेंजमेंट करना है उसके बाद में आपको पुश कर देना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ये कोड, ये आपको लाइन मिल जाती है, इससे आपको करना होता है, वो मैंने उस कोर्स के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से उनके लिए कंट्रीब्यूट करो, उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में आप इनको सेंड करो। ये उसको अगर समझेंगे कि हाँ ठीक है तो आपका कोड मर्ज कर दिया जाएगा। फिर इसके बारे में आप वहाँ पे अपने प्रपोजल में डिस्कस कर सकते हो कि भाई मैं ऑडासिटी का पहले भी मतलब यहाँ पे काम कर चुका हूँ। अगर ऑडासिटी वहाँ पे आती है मान लो GSOC में, तो आप वहाँ पे मान लो करोगे कि मान लो ऑडासिटी के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, तो आपके साथ काफ़ी ये रहेगा कि आप पहले भी काम कर चुके हो फिर करना चाहते हो तो ठीक रहेगा। ठीक है ना, 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ एक एक क्वेश्चन का आंसर मैंने जितना लिखा था सब आपको आंसर दे दिया है। अगर कभी कोई आंसर ना मिला हो तो यहाँ पे जाओ, इनके FAQ वाले यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करो, जाकर पढ़ लो। और अगर इंग्लिश आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, इंग्लिश में कन्वर्ट करो, इंग्लिश में पढ़ लो। ठीक है, बाकी यहाँ पे इनकी भी अपनी अपनी लैंग्वेज है, उसमें भी आप पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको आंसर जब नहीं मिलता है पढ़ने के बाद, तब आप आना, क्वेश्चन करना, आपको आंसर यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा। यहाँ तक वीडियो को देख लिए हो तो थैंक यू लिख सकते हो या नाइस लिख सकते हो, सिर्फ मेरे लिए यार, कि मेरा थोड़ा खुशी मिल जाएगा यार, मोटिवेशन मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दो, इससे ज़्यादा मेरे लिए एक अच्छी बात क्या होगी कि हाँ मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया, तो मुझे आप बदले में कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर दो। अगर ऐसे ही आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हर टॉपिक पे
और प्लस आपको कोडिंग भी सीखनी है, कोडिंग के कोर्सेज भी चाहिए, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल समझ लो एक तरीके से आपका घर है। आप इस घर के फैमिली मेंबर बन जाओ सब्सक्राइब करके। यहाँ पर आपको वेब टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। आप कोर्स को चेकआउट प्लेलिस्ट में कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे बनवा चुका हूँ और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने वाला हूँ। तो कुल मिला के बहुत कुछ इस चैनल पे है, बहुत कुछ करना है। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।